हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का छठा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, समरूपता के लिए कसौटियाँ पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इन सभी को हम चित्र के द्वारा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसको कि कक्षा 9वीं में आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा है और इस कक्षा में हम समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। समरूप क्या होता है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों या और इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हों, अर्थात समानुपाती हों। यानी कि जो उनके संगत कोण होते हैं वे बराबर हों और उनकी भुजाएं समानुपाती हों, तो वे बहुभुज समरूप होते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। यानी कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियाँ हैं वे सभी समरूप होती हैं, परंतु जितनी समरूप आकृतियाँ हैं वे सर्वांगसम होना उनके लिए आवश्यक नहीं है। सभी वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं यदि दो त्रिभुजों को संगत कोण बराबर हो। यानी कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वह समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। समानुपातिकता प्रमेय ये क्या है? समानुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब थेल्स प्रमेय क्या होती है, इसको ध्यान से देखो। थेल्स प्रमेय क्या होती है, डेफिनेशन को देखो। थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर त्रिभुज की तीन रेखाओं में से किसी एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो यह अनुपात ये बनते हैं। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज है, अगर इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, हमने मान लिया कि इसके समांतर ये रेखा खींची गई, तो हमें ये अनुपात प्राप्त होते हैं। अब ये कौन कौन से अनुपात हैं आइए देखते हैं। पहला अनुपात है AE बटे EB, मतलब AE बटे EB इक्वल टू AF बटे FC, AF बटे FC। ठीक है, यानी कि ये भुजा बटे ये भुजा इक्वल टू ये भुजा बटे ये भुजा। पहला कंप्लीट। अब दूसरा में क्या है? AB बटे EB, AB बटे EB इक्वल टू AC बटे FC। ठीक, दूसरा कंप्लीट। अब तीसरे में क्या है? AE बटे AB, AE बटे AB इक्वल टू AF बटे AC। तीसरा कंप्लीट। ठीक, थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये भुजा इन दोनों भुजाओं को इन अनुपात में बांटती है। ठीक, अब इधर देखो छठा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ठीक, यदि एक रेखा, सातवां देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी रेखा के समांतर होगी। ठीक, अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं इसको चित्र से बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर होनी चाहिए, मतलब माना कि हमने इस भुजा के समांतर ये रेखा है। ठीक, तो ये रेखा इसको और इसको अनुपात में बांटेगी। किस अनुपात में बांटेगी वह मैंने आपको पहले बता दिया है। अब दूसरे में क्या है? अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है,
अगर ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों से कोई रेखा खींची जाती है और ये रेखा इसको अनुपात में बांटती है, तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक, अब देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ क्या क्या हैं। देखते हैं, सबसे पहले कसौटी है हमारे पास कौण कौण कोण। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC DEF, अगर इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं भी समानुपात में होती हैं। जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, कोण C बराबर है कोण F के। यहाँ तक समझ में आ गया? तो त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, त्रिभुज ABC समरूप है DEF के। त्रिभुज, इसको देखो, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DFE ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि हमें क्रम के अनुसार लेना है, हमें इस क्रम में लेना है। ठीक, इस क्रम में भी हम इसको ले सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं ले सकते। एक तो ऐसे ले लिया और दूसरा ऐसे ले लिया, ऐसे नहीं ले सकते। हमें ये क्रम के अनुसार लेने हैं, इसलिए इसको ऐसा नहीं लिख सकते और ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, यह हो गई हमारी कौण कौण कोण कसौटी। अब आगे देखते हैं समरूपता की कौण कौण कसौटी क्या है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रम से दो कोणों के बराबर हों, यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होने चाहिए, क्रम से बराबर होने चाहिए, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए देखते हैं, त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज ACB। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, त्रिभुज ABC समरूप है ABC। त्रिभुज ABC समरूप है ABC, ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, इस तरह से इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यह क्रम के अनुसार नहीं है, यह क्रम के अनुसार नहीं है, इसलिए हम इसको त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज ACB नहीं लिख सकते। इन दोनों से इसको लिख सकते हैं और ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्रम के अनुसार हैं और ये क्रम के अनुसार नहीं है। आगे देखते हैं, समरूपता की भुजा 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 कसौटी, यानी कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हमारे पास त्रिभुज ABCDEF है, ये समरूप है क्योंकि ये एक ही अनुपात में है, 2 3 4 4 6 8। इसका मतलब है यह है कि ये 1:2 में है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8। या तो एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजा के समान होनी चाहिए, अगर समान नहीं है तो समानुपात में होनी चाहिए। जैसे ये समान नहीं है, समानुपात में है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे देखते हैं, समरूपता की भुजा कोण भुजा कसौटी। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि चित्र के अनुसार कोण A बराबर है कोण D के, ठीक है, तथा इन दोनों कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो
त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक तो ये और एक ये। यदि इनका एक कोण बराबर है और इसके अंतर्गत, इस कोण के अंतर्गत एक तो भुजा ये आ रही है, एक ये आती है, एक ये भुजा आती है, ये एक ये आती है। इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं या तो समान हो या समानुपाती हों, किसी अनुपात में हों, तो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। जैसे कोण ए इक्वल टू कोण डी, भुजा ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई इक्वल टू ए सी बटे डी एफ है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्या है, क्या अनुपात है। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखो, क्षेत्रफल ए बी सी, क्षेत्रफल ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। जैसे ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे या सी ए बटे पी क्यू का होल स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या है, त्रिभुज है समकोण। अगर समकोण से इस पर लंब डाला जाए तो एक त्रिभुज ये बन गया और एक ये बन गया। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे और इन त्रिभुजों के बड़ा त्रिभुज भी समरूप होगा, जैसे कि दिखाया गया है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। अब यहाँ देखो, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि इस भुजा का वर्ग इस भुजा के और इस भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय है। इसको दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास यह है त्रिभुज है, यह है समकोण। इस भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग और इस भुजा के वर्ग दोनों के योग के बराबर होगा। यदि किसी त्रिभुज की पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। अगर इस भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो इस भुजा के सम्मुख कोण है जो ये, वो समकोण होगा। दोबारा बताता हूँ। इस भुजा का वर्ग यदि इस भुजा और इस भुजा के वर्गों के योग के बराबर है तो इस भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सूत्र बनते थे सभी को बता दिया है, चित्र से बताया है सबको। पाइथागोरस प्रमेय बताई, थेल्स प्रमेय बताई, सभी को यहाँ पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। अब आप
कोई सी भी प्रश्नावली का कोई सा भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। जितने भी छठे चैप्टर में सवाल आते हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं।